सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से आप एलटी शिक्षण अभिरुचि से संबंधित तैयारी कर सकते हैं और साथ ही कई प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से करवाए गए हैं। अगर आपने यह प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाके 12 से 13 यह प्रैक्टिस सेट मैंने करवा चुका हूँ। पूरा प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं जिससे आपका आकलन मूल्यांकन बेहतर रूप से हो सके। साथ ही सिख हिंदी साहित्य समागम चैनल के माध्यम से आप हिंदी महत्वपूर्ण एलटी लेक्चरर नेट जीआरएफ सेट सेलेट केवीएस नवोदय एकलव्य विद्यालय की तैयारी कर सकते हैं हिंदी से संबंधित। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों तक मित्रों तक भी पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी को शैक्षिक पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया किस अनुच्छेद धारा में उल्लेख किया गया है। जो हमारा सिलेबस चलता है एनसीईआरटी का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का यह सिलेबस महत्वपूर्ण माना जाता है। तो किस धारा में उल्लेख किया गया है? धारा 3, धारा 7, धारा 16, धारा 12। तो आपने इसमें देखना है। यह क्वेश्चन आपका आरटीई 2009 से लगा हुआ है, उससे संबंधित है। जैसे आपके पास एनसीईआरटी 2005 लगा हुआ है, क्रियात्मक अनुसंधान लगा हुआ है, सतत और व्यापक मूल्यांकन लगा हुआ है। तो किस धारा से संबंधित है होगा यह? तो आपने अपना मूल्यांकन कर दिया होगा आकलन। तो यह धारा एनसीईआरटी से संबंधित जो धारा होगी या धारा 7 से संबंधित होगी, यानी बी इसका आंसर, सी बी सही होगा। ठीक है, आपके लिए बताना चाहूँगा कि आरटीए 2009 में अध्याय 7 हैं, धारा 38 है, अनुसूची 1 है। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद के अंतर्गत धाराएं आती हैं। ठीक है, एक धाराएं, कई प्रकार की धाराएं होती हैं, तो आप शैक्षिक से संबंधित इन धाराओं को रखेंगे, नोट रखेंगे। अध्याय 7, धारा 38, अनुसूची 21। इसी प्रकार से पिछले बार क्वेश्चन में भी क्वेश्चन से एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप सारे महत्वपूर्ण पॉइंटों को याद रखेंगे। अब देखते हैं कि धारा 3 में क्या उल्लेख किया गया है। तो धारा 3 में जो है विकलांग बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा का अधिकार 18 साल रखी गई है। आप तो ऑलरेडी जो है 2000 जो शिक्षा का अधिकार के तहत अब 2000 में जो नई शिक्षा नीति प्रारंभ हुई है 20 में, उसमें 18 साल किया गया है। परंतु पहले आपने देखा होगा 6 से 16 देखा होगा आपने, तो सामान्य बच्चों के लिए 16 था, लेकिन विकलांग बच्चों के लिए 18 का उल्लेख पहले से ही किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यह। ठीक है, तो यह धारा 3 में इसका उल्लेख किया गया है कि विकलांग बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा का अधिकार 18 साल रखी गई है धारा 3 में। ठीक है, और एनसीईआरटी का उल्लेख किसमें किया गया है? धारा 7 में। क्या किया गया है? केंद्र सरकार एनसीईआरटी को शैक्षिक पाठ्यक्रम मूल्यांकन के लिए अधिकृत करेगी या किया है। ठीक है, अब धारा 12 में क्या उल्लेख किया गया है? धारा 12 में आपने देखा होगा पिछली बार इसी प्रकार से क्वेश्चन बना हुआ था कहीं, निजी प्राइवेट स्कूलों में कमजोर या पिछड़े वर्ग के बालकों को 25% प्रवेश देना आवश्यक होगा। ठीक है, अभी उत्तराखंड में भी आपने देखा होगा 25% आपको देना ही होगा पिछड़े या कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए। धारा 12 में उल्लेख किया गया। अब धारा में 16 में क्या उल्लेख किया गया है? किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा। यहाँ किस में किया गया? 16 में किया गया है। ठीक है, एन भी इसी प्रकार एन काफ़ी और भी धाराएं हैं। जैसे धारा 21 है, ये प्रबंधन समिति से संबंधित है, और धारा 28 है, प्राइवेट ट्यूशन से संबंधित है। तो काफ़ी ये धाराएं महत्वपूर्ण हैं। 3 और 7, 16 और 12। 3 विकलांग बच्चों से संबंधित, 7 एनसीईआरटी से संबंधित, 12 प्राइवेट स्कूलों में यानी निजी विद्यालय में 25% आपको जो है कमजोर वर्गों के लिए देना पड़ेगा, और 16 में महत्वपूर्ण, आप किसी भी बालक को फेल नहीं कर सकते हैं। शिक्षा के अधिकार में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अध्याय 7 है, धारा 38 है, अनुसूची 1 है। ठीक है, दूसरा कई बार महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि समवर्ती सूची में कब शिक्षा को शामिल किया गया था? तो 1976 में किया गया था, 1976 में। अब अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान से। क्रियात्मक शोध का चक्रीकरण का सही क्रम होगा, इसमें क्रम कर देना आप लोग। ए योजना का निर्माण, आलोकन, चिंतन,
क्रियान्वयन, बी योजना का निर्माण, आलोकन, क्रियान्वयन, चिंतन। सी होगा आलोकन, योजना का निर्माण, चिंतन और क्रियान्वयन। डी होगा योजना का निर्माण, क्रियान्वयन, आलोकन और चिंतन। तो एक क्रम लगाने के लिए आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। पिछली बार आपने देखा होगा कि पाठ्यक्रम से संबंधित एक क्वेश्चन था, पाठ योजना से संबंधित, वो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से एक आध क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे निश्चित तौर पर। ठीक है, आपको क्वेश्चन का स्तर थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन आपका चिंतन जरूर बढ़ेगा। ऐसा ना सोचे कि पेपर का लेवल हाई है। पेपर का लेवल अगर हाई भी बनता है तो अगर कम स्तर का पेपर एग्जाम में बनेगा तब भी आपके लिए फायदा है, और उच्च स्तर का बनेगा तो तब भी आपके लिए फायदा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी, योजना का निर्माण करना, क्रियान्वयन करना, आलोकन करना और चिंतन करना। अब आपको संशय हुआ होगा, लेकिन ये चक्रीय होता है। अब ये चक्रीय सिद्धांत किसने दिया था? इस महत्वपूर्ण बात को भी आपको नोट करनी है। ठीक है, देखो, योजना और क्रियान्वयन, आलोकन और निरीक्षण, अगर आलोकन नहीं आएगा तो निरीक्षण भी आ जाएगा, तो आप इस पॉइंट को पकड़ लेना। ठीक है, चिंतन या मूल्यांकन। ठीक है, अगर चिंतन नहीं है, क्वेश्चन हार्ड बनेगा तो चिंतन आ जाएगा, और मूल्यांकन आएगा तो आप ऑलरेडी पकड़ दोगे, क्योंकि मूल्यांकन तो लास्ट में अंतिम होता है। निष्कर्ष निकालना या मूल्यांकन करना अंतिम दौर का होता है। ठीक है, तो इसका डी होगा। इस पॉइंट को आप पकड़ लेना। दूसरी ओर क्रियात्मक अनुसंधान जो है, इसमें आप इस महत्वपूर्ण पॉइंट को याद रखेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान जो दिया था या किसने दिया था, तो कार्ट लेविन जो यूएस के एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। लेकिन शैक्षिक क्षेत्र में आप एम कोरे को नहीं भूलेंगे। ठीक है, एम कोरे ने यह सिद्धांत दिया था शैक्षिक क्षेत्र में, क्योंकि एक टॉपिक है, इससे अगर सैंपल बनेगा और हार्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, सोचनी और चिंतनी भी है। क्या है कि 2018, 2019, 2021 में एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ था। शायद आपका ध्यान में वहां आकर्षित करना चाहूंगा। कौन सा हुआ था कि क्रियात्मक शोध का सीमांकन होता है, तो उसका एक पॉइंट था कि सम्मानीकरण का ना किया जाना। अब आपको ध्यान, अगर आपने जिज्ञासा जगी होगी तो आप उस पॉइंट को जरूर नोट करेंगे कि 18 में यह क्वेश्चन बना हुआ था और 19 में भी दोबारा यह क्वेश्चन रिपीट हुआ था। अगर आपने अपना चिंतन, मनन और व्यापकता से यह देखा होगा तो। ठीक है, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह आती है कि शोध के चरण। इस सेकंड पाली में पूछा गया था कि शोध का चरण, तो उसमें प्रथम था चयन करना। तो शोध के चरण भी आप नहीं भूलेंगे। शोध के चरण 6 महत्वपूर्ण है: समस्या का चयन करना, परिकल्पना का निरूपण करना, शोधन की रूपरेखा, परिकल्पना का परीक्षण या परदातों का संकलन करना, और तत्वों का विश्लेषण करना। लास्ट में निष्कर्ष हो गए 6 पॉइंट को। और चक्री शोध का आएगा तो यही आएगा: योजना, क्रियान्वयन, आलोकन, चिंतन या मूल्यांकन। ठीक है, अब यह आएगा कि शोध का चक्रीकरण का मॉडल कौन सा है, और ऐसे भी आ सकता है कि केमिल ने क्रियात्मक अनुसंधान का चक्री मॉडल दिया, तो के मिल ने दिया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। जैसे कि शोध शब्द किसने दिया था? शैक्षिक क्षेत्र में एम कोरी ने दिया था। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपका चिंतन अवश्य बढ़ेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। तो कौन सा नहीं होगा इसमें? इसका सही आंसर होगा, विज्ञान वर्ग वालों ने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, तो इसमें जो होगा, इसमें होगा लार ग्रंथि। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें पैराथायराइड ग्रंथि भी होती है। और देखो ये किससे संबंधित है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा संशय में मत रहना, या वंशागत से संबंधित है। ठीक है, तो वंशागत होगा तो उसमें तो ये चीज़ें आएगी। ठीक है, तो कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका क्या महत्व है? यह विकास को प्रभावित करती है ये ग्रंथियाँ। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे। आगे महत्वपूर्ण चौथा क्वेश्चन है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर
जो संवेदना होती है उसको अर्थ प्रदान करना कहलाता है। क्या कहलाता है? संवेदना। बी अभिप्रेरणा, सी प्रत्यक्ष ज्ञान, डी कल्पना। तो क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर होगा प्रत्यक्ष ज्ञान, डी होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं 5वां नंबर का प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? कैटिल, स्टर्नबर्ग, थार्स्टन और गिलफोर्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। तो आपने अपना आकलन कर दिया होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही होगा स्टर्नबर्ग ने दिया था। ठीक है, इन्होंने बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किस आधार पर माना? कई बार ऐसे भी आ सकता है कि सर्जनात्मक, व्यवहारात्मक और विश्लेषणात्मक सिद्धांत त्रितंत्र बुद्धि का किसने दिया? तो या स्टर्न ने जो त्रितंत्र 3 भागों में बांटा था, सर्जनात्मकता, व्यवहारात्मकता, विश्लेषणात्मकता। ठीक है, इससे संबंधित जुड़ता हुआ क्वेश्चन है त्रिकारक सिद्धांत। तो द्विकारक त्रिकारक सिद्धांत किसका है? स्पीयरमैन का है। ठीक है, जैसे एक तत्व सिद्धांत किसने दिया था? बीने ने दिया था। लेकिन एक तत्व सिद्धांत को अच्छा नहीं माना जाए, निरंकुशवादी सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ठीक है, एक सिद्धांत और है त्रिआयामी सिद्धांत। तो त्रिआयामी सिद्धांत किसका है? गिलफोर्ड का है। ठीक है, गिलफोर्ड का। तो गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत में किनको शामिल किया था? विषय वस्तु, सक्रिया और उत्पादन, इन 3 चीजों को महत्व दिया था। अगर त्रिआयामी सिद्धांत नहीं आएगा, सक्रिय उत्पादन सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें संक्रिया उत्पादन, ठीक है, या सक्रिय उत्पादन। ठीक है, इसी प्रकार से और सिद्धांत भी है, जैसे बहुबुद्धि सिद्धांत है गार्डनर का। इसके बारे में पहले प्रश्न पत्र में हमने चर्चा की थी, उस प्रैक्टिस सेट में जो संडे को हमने किया था। और समूह कारक सिद्धांत थार्स्टन, ये पूर्व में पिछली बार अल्टी में पूछा गया प्रथम पाली में। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक का, न्यायदर्श थॉमसन का, कई प्रकार के सिद्धांत है। तो इस बुद्धि के सिद्धांत आपको होने चाहिए याद। अगला है अधिगम प्रक्रिया का कौन सा प्रकार नहीं है? सदैव सफलता पाना, विभिन्न अनुक्रियाएं करना, सफल प्रयत्न करना, पुनर्वलन। ठीक है, तो अधिगम माने सीखना, सीखना और अधिगम एक ही होता है, तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। तो इससे संबंधित कौन सा कारक नहीं होगा? तो इसका आंसर होगा ए, सदैव सफलता पाना। ऐसा नहीं हो सकता कि सदैव हमने सफलता के लिए प्रयत्न करना जरूरी है, लेकिन सदैव हम सफलता नहीं पा सकते हैं। तो इसका आंसर ए होगा। विभिन्न अनुक्रियाएं, अधिगम मतलब सीखने के लिए विभिन्न अनुक्रियाएं करना आवश्यक है। साथ में क्या? पुनर्वलन। तो अधिगम के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, समान तो एक अधिगम के लिए आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन फैक्ट यह है कि जब हम अधिगम करते हैं, अधिगमकर्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तो अभिप्रेरणा, विभिन्न अनुक्रियाएं, अवधान और बाधा भी आएगी, पुनर्वलन होगा। ठीक है, और सफल प्रयत्न करना और लक्ष्य की प्राप्ति। यह महत्वपूर्ण क्या है? किससे संबंधित है? यह अधिगम से संबंधित है। ठीक है, तो अधिगम के लिए इस चीज को आप भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न है 7वां। पूरा प्रैक्टिस सेट देखना, बहुत मजा आएगा। हर फैक्ट से मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। मेरी सोच यह थी कि हूबहू मैं बनाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। फिर भी कई बातें होती है, इतना विस्तृत दिमाग किसी पर नहीं होता है। लेकिन जितनी मेरी चिंतनशीलता है, जितनी मेरी अध्ययनरत में रहा हूँ, उस आधार पर मैंने इसको बनाने की कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर अपना 100% इस प्रश्न पत्र को दूं, जिससे आपको इसका लाभ मिल सके। अगला प्रश्न है 7वां। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? ए मैस्लो, बी स्किनर, सी गुड, डी मैकडूगल। तो यह परिभाषा किसने दी? काफी महत्वपूर्ण परिभाषा है। किससे संबंधित? अभिप्रेरणा से संबंधित। और अभिप्रेरणा वाला भी आपके पास लगा हुआ है। तो अभिप्रेरणा का यह सिद्धांत किसने दिया? यह सिद्धांत दिया स्किनर ने। ठीक है, इसी प्रकार से गुड का सिद्धांत है, अभिप्रेरणा कार्य को करना और निरंतरित करना और जारी रखना है। मैकडूगल का भी सिद्धांत है,
अभिप्रेरणा वही शारीरिक और मानसिक दशाएं होती है। किसने कहा? मैकडूगल ने कहा। अभिप्रेरणा का एक सूत्र काफी प्रसिद्ध है, हिलगार्ड का, ठीक है। और अभिप्रेरणा जो है यह लैटिन शब्द से बना हुआ है। अभिप्रेरणा पर गति प्रदान करना। आगे हम देखते हैं 8वां नंबर का प्रश्न। NCF 2005 क्षेत्र अध्याय में विभाजित है, निम्न में से कौन सा नहीं है? तो NCF आपने पढ़ा होगा बेहतर रूप से, तो उसमें जो है उसका जो क्षेत्र है उसमें 5 अध्याय या क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। उसमें 5 अध्याय या क्षेत्रों में उसको बांटा गया है, तो उसमें से कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें से कौन सा नहीं होगा? सीखना और ज्ञान, पाठ्यचर्या का क्षेत्र और स्कूल की अवस्थाएं या आकलन, सी विद्यालय कक्षा का वातावरण, और डी स्कूल की व्यवस्था करना, ठीक है। तो एनसीएफ जैसे कि पिछली बार पूछा गया था कि एनसीएफ में फोकस बिंदु कितने हैं, और इसी तरीके से उसमें 38 सदस्य हैं। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? यशपाल थे। और यह जो निबंध जो प्रारंभ होता तो सभ्यता और प्रगति काफ़ी प्रसिद्ध निबंध है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो आपने अपना आकलन कर दिया होगा, इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है। अब देखते हैं डी क्यों होगा, कि खेल कूद की व्यवस्था करना नहीं है, इसमें 5वां में है व्यवस्थागत सुधार होगा, ठीक है। पहला परिक्षेप है, दूसरा है सीखने और ज्ञान, तीसरा है पाठ्यचर्या का क्षेत्र और स्कूल की अवस्थाएं आकलन, चौथा है विद्यालय कक्षा का वातावरण, और 5वां है व्यवस्थागत सुधार, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट 4-5 आपके पास एक समायोजन हो गया, एक अधिगम हो गया, ठीक है, अधिगम का वक्र हो गया, एनसीएफ हो गया, आरटीए 2009 हो गया, क्रियात्मक अनुसंधान हो गया, और सतत व्यापक मूल्यांकन हो गया। इनसे तो बनता ही बनता है क्वेश्चन, तो आप इन पॉइंटों को भी याद रखेंगे। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक पति या एक पति, जो कुछ भी लगाओ, पति का अपनी पत्नी को डांटना, पत्नी का अपने बच्चों पर गुस्सा निकालना समायोजन के किस रक्षक कवच से संबंधित है, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन शिफ्ट 2 में पूछा गया था 2021 में, और यह क्वेश्चन मैंने 3 से 4 बार यह क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। पिछले प्रश्न पत्र जो मैंने बनाया था प्रैक्टिस सेट, उसमें भी मैंने यह क्वेश्चन करवाया था आपको। तो इसमें आपने अपना मूल्यांकन कर दिया होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रतिस्थापना, स्थापन, प्रक्षेपण और क्षतिपूर्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो गया प्रतिस्थापना या विस्थापन, ठीक है। देखो एक यह क्या होता है, संकट के समय रक्षा, सुरक्षित लक्ष्य की ओर मोड़ना। अब कैसे? जैसे कि एक माता पिता ने अपने बच्चे को मारा, डांटा, और बालक ने अपने छोटे भाई को डांटा, ठीक है, कि अपना गुस्सा को मतलब कम करने के लिए दूसरे पर अपना गुस्सा निकाल लेना, ठीक है। अब स्थापन क्या होता है? स्थापन को औचित्य स्थापन भी कहा जाता है, ठीक है। स्थापन करना या बहाना बनाना, जैसे किसी कार्य में दोष निकालना। मुझे आपको वह कार पसंद नहीं है, आपने वहाँ बहाना बना दिया, यार वह कार तो अच्छा है ही नहीं, मैं उसमें नहीं जा सकता हूँ। तो यह क्या, इसको कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, ठीक है, यानी किसी कार्य में दोष निकालना। प्रक्षेपण क्या हुआ? प्रक्षेपण ये फ्राइड ने यह सिद्धांत दिया था प्रक्षेपण का, ठीक है। तो प्रक्षेपण क्या हुआ? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कैसे? जैसे खेल में कोई टीम हार जाती है तो वह व्यक्ति, एक खिलाड़ी दूसरे पर आरोप तो मर देता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्रक्षेपण। क्षतिपूर्ति क्या होती है? क्षतिपूर्ति में मैंने पिछली बार क्वेश्चन बनाया था, जैसे एक क्षेत्र की कमी को दूसरे क्षेत्र में पूरा करना। कोई आपका एक बालक अगर पढ़ने में तेज है तो वह खेल में नहीं है, मतलब पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उसने खेल में अच्छा कार्य किया, तो वह क्या होगा? क्षतिपूर्ति, वहाँ की पूर्ति आगे कर दी, ठीक है। वह खेल में अच्छा नहीं है तो उसने अच्छा कार्य किस में किया? शैक्षिक क्षेत्र में किया, ठीक है। तो यह होता है क्षतिपूर्ति। जैसे एक छोटी लड़की है तो लड़की ने ऊंचे एड़ी वाले सैंडल या चप्पल पहने, ठीक है, तो उसका लंबाई थोड़ी बढ़ गई। बशर्ते वह कृत्रिम है, बनावटी है, लेकिन कुछ देर के लिए तो उसने उस क्षतिपूर्ति को पूरा किया, है ना। तो वह क्या किया? उसने कुछ समय के लिए तो
उसका आधार बना रहा, ठीक है। तो यह कृत्रिम है जरूर, लेकिन उसका आधार बना रहा। तो यह क्वेश्चन नहीं भूलेंगे आप। मैंने पहले भी कह चुका हूं कि इससे कोई, अब पहले इसमें तदात्मीकरण और आत्मीकरण दो प्रकार से, इस प्रकार से भी है। पिछली बार शिफ्ट 2 में यह क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है। तो स्थापना, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, पूर्ति, क्षतिपूर्ति, तो इन पॉइंटों को आप लोग देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं 10वां नंबर का प्रश्न, संप्रेषण संबंधी क्षमता है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्फेजिया, तो किसका संबंध होगा? तो यह किससे संबंधित होगा 10वां नंबर का? तो यह होगा, इसका सही आंसर होगा संप्रेषण संबंधी क्षमता का होगा डिस्फेजिया, जिसको क्या कहते हैं? वाक क्षमता भी कहते हैं, ठीक है। जैसे डिस्ग्राफिया पढ़ने से संबंधित हो गया, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित हो गया, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित होगा। यहाँ से तो एक क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित हो गया। वाक क्षमता या संप्रेषण डिस्फेजिया होगा। भ्रम में मत रहना, शब्द की अंतर्गत जाना, ठीक है। अब देखो इसमें संप्रेषण है, संप्रेषण मैंने बोलना, वार्तालाप भी तो होता है, यानी वाक, वाक मैंने बोलना, तो उसको कंफ्यूजन मत देखो, इसीलिए मैंने इस शब्द को गढ़ा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वाक क्षमता भी लिख सकता था, लेकिन नहीं, मैंने इसको संप्रेषण लिखा है यहाँ पर। तो संप्रेषण मैंने वाक क्षमता, कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, डिस्फेजिया ही आएगा। और डिस्प्रेक्सिया आएगा, ये लेखन और चित्रांकन या चित्रकारी से संबंधित आएगा, ठीक है। लेकिन आप महत्वपूर्ण इसको नहीं भूलेंगे, इन 4 पॉइंटों को, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया और डिस्फेजिया, ठीक है। तो थोड़ा देखो, शब्द छोटे हैं, बहुत कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। इनका शब्द आप जैसे उच्चारण करोगे, 1-2 बार अगर देखोगे, तो आपका स्वतः ही ज्ञान बढ़ जाएगा। दूसरा, रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की जितना बेहतर रूप से, क्योंकि छोटे बच्चे तो आप हैं नहीं, सारे बच्चे 25 से 30 के एज के होंगे, जो बीएड एग्जाम वाले होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या होंगे? 30 और 35 के बीच में होंगे, मतलब आधी उम्र आप लोग पार कर चुके हो। तो आप अगर रटन का आधार का चलन पर चलोगे तो मुश्किल है, संभावना यह नहीं कि आपके समझ में इतना आ सके, क्योंकि जितनी आपकी कैपेसिटी होगी, मेमोरी होगी, जितनी आपकी क्षमता होगी, आपके दिमाग उतना ही ग्रहण करेगा। तो समझने की कोशिश करना। 11 नंबर का प्रश्न है, उत्तम क्रिया करना तथा नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? टर्मन, थॉर्नडाइक, बीने, स्किनर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, किससे संबंधित है? बुद्धि से संबंधित है। तो आपने इसका मूल्यांकन कर दिया होगा कि यह परिभाषा किसने दी है। तो यह परिभाषा दी है थॉर्नडाइक ने, ठीक है। इससे संबंधित पिछले बार मैंने क्वेश्चन बनाया था, जैसे इसमें एक क्वेश्चन परिभाषा है टर्मन की, तो टर्मन ने अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार दिया था, ठीक है। बीने का भी काफी महत्वपूर्ण है, बुद्धि, तर्क, निर्णय एवं आत्म आलोचन की योग्यता है, ठीक है। आगे हम 12वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, जब एक समूह में एक दूसरे से बात करने की स्वतंत्रता हो तो उसे किस संप्रेषण में रखा जाएगा, ठीक है। संप्रेषण से संबंधित, अगर आपने संप्रेषण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैंने बना चुका हूं, और 1 घंटे से ज़्यादा का उसमें मैंने क्लास चलाई, उससे संबंधित क्वेश्चन भी करवाए और एक प्रैक्टिस सेट भी करवाया संप्रेषण से संबंधित, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो मैंने बनाई, बस रहते 1 आध क्वेश्चन उससे बनेगा, लेकिन आप यूट्यूब पर देखना, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जब एक समूह एक दूसरे से बात करने की स्वतंत्रता हो तो उसे किस संप्रेषण में रखा जाएगा? क्षैतिज, लंबवत, ग्रिप वाइन, आरेखी संप्रेषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपने अपना चिंतन कर दिया होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर होगा सी, यानी ग्रिप वाइन, ठीक है। देखो, एक होता संप्रेषण, क्या होता है? एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक, ठीक है। औपचारिक संप्रेषण में क्या क्या आता है? अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी, पार्श्वमुखी, ठीक है, ठीक है। यानी समतल या क्षैतिज संप्रेषण, लंबवत या उच्च आरोह
संप्रेषण और आरेखी को भी विकर्ण संप्रेषण कहते हैं। इन तीन को मत भूलना। ये औपचारिक संप्रेषण में आते हैं, जिससे हम मतलब एक दूसरे से वार्तालाप स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। जो ग्रिप वाइन संप्रेषण है यह अनौपचारिक संप्रेषण में आता है। ठीक है, ग्रिप वाइन संप्रेषण कई बार पूछा जाता है। जैसे आपने हाल ही में एग्जाम दिए होंगे तो फास्ट पेपर एक ही होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो। आपने नेट जीआरएफ का दिया होगा तो कई बार इससे क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे कि आपने नेट जीआरएफ का सिलेबस में देखा होगा। ठीक है, तो ग्रिप वाइन उससे संबंधित नहीं है, इसका उल्लेख यहाँ भी किया गया है कि आपके पास लगा है अंतो संप्रेषण लगा हुआ है। दो पॉइंट को आप नोट करेंगे, अंतर और अंतो, अगर आपने सिलेबस में ध्यान दिया होगा। तो ग्रिप वाइन संप्रेषण काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ग्रिप वाइन संप्रेषण किसने दिया था? यह दिया था कीथ डेविस ने दिया था। ठीक है, तो संप्रेषण के भी माध्यम अलग अलग हैं, आप लोग इसे जरूर नोट करना। जैसे संप्रेषण के माध्यम अलग अलग हैं, जैसे मुद्रा के आधार पर, श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य के आधार पर है, औपचारिकता के आधार पर, आंतरिक संचार और समांतर संचार। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लेना। लेकिन महत्वपूर्ण इसमें दो पॉइंट आप नोट करेंगे, एक अनौपचारिक, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक मतलब जिसमें हम हाथ इशारा करके बातें करते हैं, और औपचारिक मतलब जिसमें हम प्रत्यक्ष रूप से बातें विचार एक दूसरे से संपर्क करते हैं। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षण में पाठ योजना के 5 पदी या पंचपदी सिद्धांत को किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर, फ्रेडरिक हर्बर्ट, हेनरी सी मॉरिसन, मॉरिस पी हंट। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह किसने दिया था? पंचपदी। पिछले बार आपने देखा होगा कि पिछले बार भी यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और उसमें पूछा गया था 5 पद जो पाठ योजना से संबंधित है उनका क्रम लगाने के लिए पूछा गया था। तो काफी महत्वपूर्ण है। फ्रेडरिक और हर्बर्ट स्पेंसर और फ्रेडरिक हर्बर्ट में आपको कंफ्यूजन होगा। तो यह जो सिद्धांत दिया था यह किसने दिया था? स्पेंसर ने दिया था। ठीक है, और हर्बर्ट स्पेंसर के गुरु हर्बर्ट थे, इतने याद रख लेना। तो हर्बर्ट ने पहले इस पर कार्य किया था, लेकिन लास्ट में 2-3 पदी होने के बाद इन्होंने फिर इसमें शोध किया, रिसर्च किया, और इसको पंचपदी सिद्धांत जो है हर्बर्ट का माना जाता है। जैसे इसमें प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण करना, संबंध, फिर तुलना करना, फिर पुनर्मूल्यांकन और मूल्यांकन करना, इस प्रकार से पंचपदी इन्होंने सिद्धांत को दिया था। आगे महत्वपूर्ण है, अधिगम की दृष्टि में से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री है। अधिगम की दृष्टि सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री होगी तो कौन सी होगी? पाठ्यक्रम में दी हुई, अध्यापक निर्मित, बाजार में उपलब्ध, छात्र निर्मित। तो इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण होगा, यह होगा छात्र निर्मित होगा। ठीक है, जो सबसे बेहतर होगा। आगे हम देखते हैं 15 नंबर का, वृद्धि और विकास में कौन सा अंतर गलत है? प्राणी में वृद्धि बाद में जबकि विकास प्रक्रिया पहले होती है। वृद्धि रचनात्मक जबकि विकास रचना और विनाशात्मक। वृद्धि सदैव चलती है जबकि विकास गर्भाधान से जीवन भर। वृद्धि में शारीरिक परिवर्तन होता है जबकि विकास शारीरिक और परिपक्व दोनों। तो आपने इसका मूल्यांकन कर दिया होगा, आकलन। तो इसका सही आंसर होगा सी। देखो, प्राणी में वृद्धि हमेशा पहले होती है, नोट रख लेना। वृद्धि बाद में होती है, पहले विकास होता है। ठीक है, वृद्धि रचनात्मक होती है, और जो विकास हो तो रचना भी होता है और विनाशात्मक भी होता है। तो सी क्यों होगा? वृद्धि सदैव नहीं चलती है, क्योंकि विकास तो चलता ही रहता किसी न किसी रूप से, गर्भधान से जीवन भर। लेकिन वह गर्भधान से पड़ो अवस्था के बाद वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, और काफ़ी बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सारे फैक्ट इस पॉइंट को आप जरूर नोट कर लेना। डी, वृद्धि शारीरिक परिवर्तन होता है जबकि विकास शारीरिक और परिपक्वता दोनों होता है। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न है, मोनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो किसने दिया था? फ्राइड ने, एरिक्सन ने, मैस्लो ने, किलपैट्रिक ने। तो यह किसने दिया था? यह दिया था एरिक्सन ने दिया था। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न है, तनाव द्वंद
संघर्ष, तूफान, प्रेम, भय तथा जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाल अवस्था, शैशव अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, किशोर अवस्था। तो आपने अपना आकलन कर दिया होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? किशोरा अवस्था होगा। आगे हम देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न, 18 नंबर का प्रश्न। सूचना प्रसाधन का सिद्धांत किस दिया था? तो किसने दिया था सूचना प्रसाधन का सिद्धांत? कार्ल रोजर, ब्रूनर, बंडूरा, कार्ल सोनिक। तो सूचना प्रसाधन का सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया था कार्ल रोजर ने दिया था। ठीक है। जबकि बंडूरा का सिद्धांत काफी प्रसिद्ध है, सामाजिक अधिगम से संबंधित। ब्रूनर का जो सिद्धांत है, ब्रूनर का जो सिद्धांत होगा अन्वेषण से संबंधित। ठीक है। आगे हम देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है और काफी बार पूछा भी गया है। अभी यूजीसी नेट में यह क्वेश्चन पूछा गया था और काफी मतभेद इस क्वेश्चन में था। व्यक्तिगत प्रकारों के सिद्धांत सामाजिक या अंतःक्रिया के आधार पर किसने दिया था? फ्राइड, जुंग, क्रेचमर, कैटिल। तो व्यक्तिगत के आधार पर किसने दिया था? सिद्धांत तो सभी ने दिए थे, लेकिन जो सामाजिक आधार पर जो दिया था, व्यक्तिगत के जो प्रकारों का सिद्धांत आप में लगा हुआ है, पिछले बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और दोनों बार 18 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा व्यक्तिगत प्रकारों के सिद्धांत जो हैं सामाजिक प्रकारों का सिद्धांत। व्यक्तिगत के कई प्रकार सिद्धांत है ना, लेकिन सामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया था बी यानी जुंग ने दिया था। ठीक है। जबकि फ्राइड ने भी दिया था, इसने 5 सिद्धांत माने थे। क्रेचमर ने दिया था, शारीरिक रचना पर दिया था, और कैटिल ने शील गुणों की संख्या मानी थी। ठीक है, शील गुणों के आधार पर। आगे है 20 नंबर का प्रश्न। प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि नहीं है, तो प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि कौन सी नहीं होगी? सामूहिक परिचर्चा, अन्वेषण विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि। तो काफी महत्वपूर्ण है यह क्वेश्चन भी। जो प्रजातांत्रिक विधि होगी वह नहीं होगी, वह क्या होगी? व्याख्यान विधि होगी। ठीक है। बाकी समूह कार्य करना यह प्रजातांत्रिक है। अन्वेषण, प्रश्नोत्तर। आगे 21 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है, परिभाषा दी है। तो यह परिभाषा किसने दी है? फ्रोवेल, विवेकानंद, महात्मा गांधी, जॉन डीवी। तो यह जो सिद्धांत दिया था मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करने की शिक्षा, तो यह किसने दिया था? 21 का क्या होगा? तो 21 का होगा बी यानी विवेकानंद ने यह दिया था। बाईस नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, अभिक्षमता, वस्तुनिष्ठता। तो अभिक्षमता होगा, इसका सी होगा। ठीक है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मूल्यांकन से। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो मूल्यांकन किसका किया जाना चाहिए? मूल्यांकन से बच्चे सीखेंगे, पता लगाते हैं बच्चों की उपलब्धि का। बी, सी है बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, और डी शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी यानी बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। 25 नंबर का प्रश्न है, थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत SR थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं होगा? पहला अभ्यास द्वारा सीखना, बी है प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना, सी स्वयं करके सीखना, डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन से सीखना। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपने अपना आकलन कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा 24 का डी होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। और आप जानते हैं कि इस क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का संबंध जो है थॉर्नडाइक से है ही नहीं। यह किससे संबंध है? स्किनर से संबंधित है। तो आपको यह क्वेश्चन इस प्रकार से देखने हैं कि जिससे आपका रचनात्मक ज्ञान हो सके, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार बनेंगे। तो आपने इन महत्वपूर्ण पॉइंटों को अपने जहन में रखना है।
और अभ्यास त्रुटि, त्रुटि और अभ्यास का सिद्धांत तो काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है, क्योंकि इससे पूर्व मैं कह चुका हूँ कि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप महत्वपूर्ण ढंग से इन क्वेश्चनों को देखेंगे। जब तक आप रचनात्मक आधार पर नहीं देखेंगे तब तक आपका मूल्यांकन बेहतर रूप से संभव नहीं है। देखो, जो प्रयत्न और घोल का सिद्धांत हो थॉर्नडाइक का, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण यह है कि यह उद्दीपन अनुक्रिया के आधार पर है। संबंधवाद भी इसको कहा जाता है, संयोजनवाद भी कहा जाता है, साहचर्य भी कहा जाता है, ठीक है। और महत्वपूर्ण यह अंश से पूर्ण की ओर, ठीक है ना, अंश के पूर्ण की ओर पर आधारित सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। और जबकि क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन सिद्धांत है स्किनर का, ठीक है, यह कार्य प्रतिबद्धता पर आधारित है। वैसे ही इसी प्रकार का अंतर्दृष्ट जो गेस्टल्टवादी जो सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, तो यह अंतर्दृष्ट का सिद्धांत पुनर्वलन का सिद्धांत जैसे हल का है, और क्लासिकल जिसको परंपरागत सिद्धांत कहा जाता है पाओ लाओ का है, जो रूसी वैज्ञानिक थे, तो इनका संबंध अनुकूलन अनुक्रिया से संबंधित था। तो इस प्रकार से इन महत्वपूर्ण बिंदु पर आप नज़र जरूर दौड़ाएंगे। 25 नंबर का प्रश्न है, पढ़ते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। 25 नंबर का प्रश्न है, जब आप बालक को पढ़ाएंगे या पढ़ाते हैं तो आपका ध्यान सर्वाधिक किस पर आकर्षित होना चाहिए। पाठ्यक्रम, खेलकूद पर, व्यक्तिगत विभिन्नता पर और शिक्षक पर। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सही होगा सी, व्यक्तिगत विभिन्नता पर होगा, ठीक है। खेलकूद नहीं हो सकता है क्योंकि व्यक्तिगत आप अध्ययन वैज्ञानिक ढंग का यही आधार है कि व्यक्तिगत विभिन्नता लगा हुआ आपके सिलेबस में, ठीक है। तो लगभग हर टॉपिक से मैंने बनाने की कोशिश की है, इस क्वेश्चन पत्र को एक मजबूती देने की कोशिश की है। वैसे आपको इसका स्तर ऊंचा लगे वो अलग बात है, लेकिन आपका रचनात्मक ज्ञान जरूर इससे बढ़ेगा। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजने का कष्ट कीजिएगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में संशय होगा, कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स पर निश्चित तौर पर अपना जवाब दीजिएगा, जिससे कि मैं उसका जवाब आपको उपलब्ध करा सकूं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों का पुनः हिंदी साहित्य समागम चैनल की ओर से नमस्कार।